अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की एक ऐसी इल्मी अदबी शख्सियत से जो ना सिर्फ ख़ुद शायर हैं बल्कि शेर व अदब के प्रमोटर हैं। बहुत से शोरा को उन्होंने मुतारफ़ करवाया। एक बहुत अच्छे मुंतज़िम हैं, पब्लिशर हैं, एक अदबी मजल्ले के मुदीर भी हैं, शहजाद बेग। आइए मिलते हैं। हम शहजाद बेग साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको ले चलते हैं। जी बेग साहब, कहाँ पैदा हुए, कैसे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, कहाँ किन गलियों में पल बढ़कर जवान हुए? ये मैं जहाँ पर इस वक्त बैठा हूँ ये बिल्कुल इसके साथ ही है महल्ला चिब्बा। वहाँ मेरी पैदाइश हुई और गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल से मैंने तालीम का आगाज़ किया। यही गलियाँ हैं, आज भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ अपने मदरसे में। जब स्कूल में जाता हूँ तो यूँ ही महसूस होता है कि ये 5 दहाइयाँ पल पर में गुज़र गई। बड़ा लुत्फ़ आता है उन गलियों से गुज़र कर, जिन गलियों से मैं कभी प्राइमरी स्कूल में जाता था, फिर हाई में गया। मैं गुज़रता हूँ तो एक अपनाइयत का, मोहब्बत का जो एहसास होता है वो किसी, मैं कराची, इस्लामाबाद, दूसरे शहर में जाऊँ तो कभी नहीं हुआ जो यहाँ इन गलियों में मुझे गुज़र के होता है। शहजाद बेग साहब, आपके चेहरे पर हमेशा संजीदगी देखी गई, इसकी क्या वजह है? बहुत कम आपको कह के लगाते देखा गया होगा। डॉक्टर साहब, मैं ज़िंदगी को हकीकत की नज़र से देखता हूँ। ना मेरे अंदर मसनूईपन है, ना मैं लोगों का मसनूईपन जो है उसे कबूल करता हूँ, और यही तलखी मेरे चेहरे पर संजीदगी का सबब बनी। आपकी शादी कब हुई? ये 94 में मेरी शादी हुई। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। ये शादी जो हुई इसमें कोई मोहब्बत का भी एलिमेंट शामिल था? नहीं, ये मेरे वालिदैन की पसंद की शादी थी और मेरी फैमिली में ये दूर दराज तक भी ये चीज़ नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी वालदा के सामने बिल्कुल उसी तरह करार किया जिस तरह मशरकी बच्चों को करना चाहिए। और उन्होंने आपके जज्बात का ख्याल नहीं रखा? बिल्कुल मेरे जज्बात का ख्याल था, क्योंकि मुझे दुनिया जहाँ की ख़बर थी, लेकिन मैं अपनी माँ से जितना प्यार करता था उसके आगे ये बहुत बेईमानी सी चीज़ मैंने महसूस की। आपने अपनी माँ की खातिर कुर्बानी दी? कुर्बानी नहीं, मुझे इस माशरे में रहते हुए जो माहौल था उसका असर था जिसे मैंने कबूल किया, और वालदा के कहने पर मैंने सर खम कर दिया उनके। तो ये जब आपने सर खम तस्लीम किया वालदा के आगे, तो उसके बाद आपको, जब आपकी मुलाकात हुई पहली बार, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या यूँ लगा कि वालिदैन ने बस कर दी है तो बस कर दी है? नहीं, वो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, हम जिस माशरे में रहते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको जब ये बात बताऊं कि 29 बरस हो गए मेरी शादी को, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि अभी ये कल की बात है। इतनी मैंने रवानी, आसानी और खुश दिली के साथ और जिस मोहब्बत के साथ मियाँ बीवी के हमारे दरमियान तलक रहे, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ आज तक कि ये 28 बरस गुजर कैसे गए हैं। कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ? कभी ये आज तक इसकी नौबत नहीं आई। बच्चे बहुत हैरान होते हैं कि ये इसकी क्या वजह है, तो मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ इस माशरे की देन है, मेरे फैसलाबाद के ये माहौल का असर है। इसका सबब आप हैं या आपकी अहलिया मोहतरमा? दोनों की तरफ से हमारा रवैया मोहब्बत वाला रहा है। खामोशी कभी कभार होती है, लेकिन हम इसे दूसरे दिन तक नहीं जाने देते, सोने से पहले उसे दूर कर देते हैं। मनाता कौन है? दोनों मना लेते हैं, मैं भी पहल कर लेता हूँ, मेरी घर वाली भी कर लेती है। इस पर कभी हमने एक दूसरे को, कभी भी मोहब्बत का जो सिलसिला होता है उसको कायम रखते हुए हम बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे को कायल कर लेते हैं। किन बातों पे आमतौर पर इख्तलाफ होता है? ये मुशायरे इसका सबब अक्सर बने। जब मैं रात 2-3 बजे आता रहा हूँ ना, तो इस वजह से बच्चों पर भी इसका असर पड़ता था। मोहल्लेदार भी कहते थे कि आप कैसे शख्स हैं, रात 2-2, 3-3 बजे मुशायरों से वापस लौटते हैं। लेकिन जो मुशायरे का जो हमारे इधर रवायत है वो ज़रा लेट शुरू होते हैं, तो फिर 2-3 बजे ख़त्म होते हैं। तो ये मेरी शादी में 28 बरसों में अगर कभी भी झगड़े का कोई मसला खड़ा हुआ तो ये मुशायरे से लेट आने की वजह से हुआ है। शहजाद बेग
पूरे पाकिस्तान में अदबी हलकों में एक जाना पहचाना नाम है, वेल कनेक्टेड हैं आप। आपकी किताबों पर बड़े बड़े लोगों ने लिखा, मज़ामीन लिखे। कैसा लगता है शहजाद बेग होना? मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, लेकिन जो माशरे की जो आज की कदरें हैं उस पर भी मैं कभी कभार गौर करता हूँ कि ये जो मेरी लिखत है ये पेट नहीं भरती। ये भी मुझे इस बात का भी खासा रंज रहता है, लेकिन मुझे खुशी भी है कि ये वो लोग मोहसिन बपाली, अहमद फराज, इफ्तिखार आरफ, ज़फ़र इकबाल, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, वो लोग जिनको देखने के लिए सर को 90 के एंगल पर ऊपर लेके जाना पड़ता है। मैं जब उनके सामने बैठता हूँ, कोई बात होती है, मेरे शेर पर वो बात करते हैं तो मेरा शेर खून भी बढ़ता है। फैसलाबाद के शोरा जो हैं उनको पाकिस्तान भर में मौजूद शायर जो हैं उनके मुकाबले में जब आप उनके कलाम को देखते हैं तो कहाँ पाते हैं उनको? इसमें डॉक्टर साहब फैसलाबाद के हमारे बहुत सारे शायर गुजरे हैं। एक शायर हज़ीन लुधियानवी के नाम से गुजरे हैं। हज़ीन लुधियानवी वो 60 की दहाई में थे। मैंने जब लाहौर में एक मरतबा उनके पास बैठा हुआ था तो अहमद नदीम कासमी साहब के सामने खालिद अहमद, नजीब अहमद और गालबन वो थे हसन रिजवी साहब ने एक शेर उनका पढ़ा, उतरने वाली दुखों की बारात से पहले, चिराग बांट दो बस्ती में रात से पहले। वाह। तो मैं हैरान था कि ये फैसलाबाद लाइलपुर में ज़िला कौंसिल के एक मुशायरे से ये शेर उठा है, अब ये लाहौर पहुंचा है, यकीनन जब रिपोर्टिंग में कॉलम में आएगा तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हज़ीन लुधियानवी साहब की ज़िंदगी की ये शनाख्त बन गया ये शेर। उस वक्त वो रोज़नामा अवाम में थे, कमर लुधियानवी साहब भी उनके साथ थे। तो ऐसा भी हुआ। अफजल असर रंधावा मेरे शायर का मान, जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। इसी तरह रियाज मजीद साहब हैं, नुसरत सदीकी साहब हैं, दीगर भी बहुत सारे शोरा कराम आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरे अंदर का जो दुख है ना कि फैसलाबाद के शायर को आज तक कौमी इदारे में शामिल नहीं किया गया, और उसकी जो असल वजह है यहाँ के शायर अपनी इज्जत नहीं करवाते। नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं और इस मेज़ पर शहजाद बेग के साथ साथ उनके साहबजादे मोहम्मद अता बेग भी मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे कि शहजाद बेग साहब कैसे बाप हैं और इनका रवैया अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, मिसेस के साथ कैसा है, और ये खाने पीने के कितने शौकीन हैं, क्योंकि इनकी सेहत को देख के बड़ा रश्क आता है। ये उम्र चोर इनको कहा जाता है। इनकी उम्र जो है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन माशाल्लाह मुझसे बड़े हैं लेकिन मुझसे बहुत छोटे लगते हैं, बहुत स्मार्ट हैं। इस फिटनेस का और इनकी जो स्मार्टनेस है उसका राज जो है वो आज इनके बच्चे से जानेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर में। FMU से मैं पढ़ रहा हूँ, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके पापा जो हैं बड़े स्मार्ट नहीं लग रहे आपको? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल में पापा बिल्कुल जो अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लेते हैं। कभी भी पापा ने जंक फूड या बाहर की चीज़ें नहीं खाते, वो कोई फरमाइश नहीं करते। जो घर में बना है, जो घर का सालन है, सब्ज़ी है, वही खाते हैं। कैसे बाप हैं ये? बहुत बहुत अच्छे बाप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक जो भी हमने उनसे कहा है उनने पूरा किया है। जो भी हम कहते हैं, जो भी हमारी फरमाइश है उसी वक्त पूरा करते हैं। वेरी गुड। तो कभी कभी गुस्से में भी आते हैं? बहुत कम, बहुत कम। जब कभी आए तो किस बात पे? पढ़ाई के मामले में सख्त हैं थोड़ा, और बाकी कोई इतना मसला नहीं है। कभी अम्मी अब्बू को लड़ते देखा? कम, पर हाँ लड़ते हैं कभी कभी, बहुत कम। तो कौन मनाता है? अब्बा ही ज़्यादा मनाते हैं। तो किस तरह मनाता है? काफ़ी तरले करते हैं नहीं नहीं, या जल्दी मान जाते हैं? जल्दी मान जाती है मम्मा। तो घर का माहौल माशाल्लाह अच्छा है, ये कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे से जी तावन करते हैं सब। बिल्कुल। थोड़े से लोग हैं, जब घर में थोड़े लोग होते हैं तो फिर वैसे ही इतना कोई शोर शराबा नहीं, खामोशी रहती है। पापा भी घर से बाहर रहते हैं, मैं भी बाहर रहता हूँ, मामा और आप भी घर होते हैं। आपके पापा जो हैं, आपको इनसे क्या गिला होता है जब कभी हो? पापा से यही गिला है कि टाइम कम देते हैं घर में। बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि सारा टाइम ये शायरों और अदीबों की खिदमत करते गुजार देते हैं। ये बात है। आप डॉक्टर बन रहे हैं,
ये बाई चॉइस बन रहे हैं या घर वालों का इनका प्रेशर था? नहीं, मेरे पापा का बहुत शौक था, शुरू से पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, तो बस पापा का शौक था, फिर मैंने भी अपना बना लिया शौक उसे। बेग साहब, ये फिटनेस कैसे? डॉक्टर साहब, मैं खाने पर अपने पेट को कभी भी तरजीह नहीं दी। मैं हमेशा 25% खाता हूँ और 75% जो पेट खाली रखता हूँ। दोपहर को खाना मैं ज़रूर पेट भर के खा लेता हूँ। घर पे मैं बिल्कुल ही सादा सुबह नाश्ता, बहुत आमलेट 1-2 टोस्ट लेता हूँ। मैंने कभी सुबह हैवी डाइट नहीं ली, जिस वजह से मुझे आसानी रही कि मेरा वेट जो है, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी 74 था, अब भी मैं जब देखता हूँ तो 76 है। 28 सालों में 2 kg मेरा वज़न बढ़ा है। आप इससे मेरी डाइट का अंदाज़ा कर सकते हैं। क्या बात, बहुत कंट्रोल किया हुआ है जी। आपसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज पूरा दिन आपके साथ हैं तो जानेंगे कि किस तरह फिट रहते हैं, क्या करते हैं। अच्छा ये बताइए कि कभी खुद भी खाना बनाने का मौका मिला? ऐसा कम हुआ है, लेकिन जब कभी हमारी अदबी कॉन्फ्रेंसें होती हैं इधर इस्लामाबाद में, कराची में या लाहौर में, तो दिल बहुत करता है, तो फिर मैं जो खुद कुछ बनाता हूँ तो आमलेट वगैरह या उसमें थोड़ा बहुत शामियाँ वगैरह मैंने वो बना ली, तो इसमें ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी अच्छा महसूस नहीं करता कि अच्छा खाना बना सकता हूँ। ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसी, दोस्तों की ऐसी मेहरबानी है कि कोई ना कोई तावन करता है तो वही बना लेता है। तो घर में तो ये नौबत आज तक आई नहीं। शहजाद बेग साहब, पहला शेर ज़िंदगी में आपने कब कहा? मैं सर 9th में था और पहला शेर ऐसा कहा कि बस सारी ज़िंदगी के लिए मैं शायरी ही मेरे गले पड़ गई। ये शाम क्या ढली कि मेरा दिल भी ढल गया। ये शाम क्या ढली कि मेरा दिल भी ढल गया। अब क्या रखा है अगली सुबह की आस पर। अब क्या रखा है अगली सुबह की आस पर। वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल है। बड़ा खूबसूरत शेर आपने 9वीं क्लास में कह दिया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहुँचे हैं, जहाँ शोबा उर्दू का दौरा करेंगे। वहाँ चेयरमैन शोबा से मिलेंगे और शायद कुछ प्रोफेसर भी हों। आइए आपको लिए चलते हैं। मारूफ शायरा गुलफाम नकवी साहबा मौजूद हैं यहाँ। बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई इनके आने से, क्योंकि बहुत इनका भी हेक्टिक स्केड्यूल होता है। कुछ व्यूज़ उनके लेते हैं शहजाद बेग साहब के बारे में। मैडम कहिएगा, शहजाद बेग साहब एक शायर, एक पब्लिशर, एक इंसान। शहजाद बेग के हवाले से मैं ये कहूँगी कि मैं कोई 2.5 दहाइयों से इनको जानती हूँ और जब से इनको देखा है, जब से इनको पाया है, अपने भाई जैसा पाया है। और ये इनकी सिर्फ मेरे साथ नहीं है, पूरे फैसलाबाद में और बाकी ख़वातीन के हवाले से अगर कहा जाए तो ख़वातीन को, नए शायरात को, नई शायरात को, नए शायरों को इन्होंने मुतारफ़ करवाया। और अकाई के हवाले से इन्होंने बहुत काम किए। अदब के हवाले से इनकी बहुत खिदमत हैं कि जितना इनको खिराज तहसीन किया जाए वो कम है। और एक शख्सियत के हवाले से बहुत मिलनसार हैं, बहुत धीमे लहजे के हैं। कभी आज तक किसी से ये नहीं सुना कि इनकी किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो। तो बाय यानी कि शख्सियत भी मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ मलिक साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, कुछ व्यूज़ उनके भी। डॉक्टर साहब कहिएगा, शहजाद बेग आपकी नज़र में। शहजाद साहब से बहुत पुराना ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ 1-2 बरस से हम एक दूसरे से वाकिफ़ हैं और डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब के साथ मिलके हम
ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں سخن کے نام سے، جس کے بھی میرا خیال ہے 4 شمارے آ چکے ہیں اور ہم اکٹھی ادارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کی جو علمی اور ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں جب بھی دیکھا تو بیگ صاحب وہاں موجود ہیں، وہ عالمی مشاعرے ہوں یا یوٹیوب چینلز پر بھی یہ اکثر پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں اور خود بھی اچھے شاعر ہیں۔ سو اس حوالے سے فیصل آباد کی جو ادبی سرگرمیاں ہیں یا ادبی منظرنامہ ہے ان میں خاصے متحرک نظر آتے ہیں۔ چیئرمین شعبہ اردو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر سعید احمد صاحب کے کمرے میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر ماجد مشتاق ابھی پی ایچ ڈی ہوئے اور آج برخال پی ایچ ڈی ہونے کے بعد سب سے پہلے جو وہ ویوز دیں گے وہ شہزاد بیگ صاحب کے بارے میں ہوں گے، اور شہزاد بیگ صاحب کے حوالے سے کیونکہ یہ شعر و ادب کے پروموٹر بھی ہیں اور خود بھی شاعر ہیں، تو ڈاکٹر ماجد صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں شہزاد بیگ صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ شہزاد بیگ فیصل آباد کی جو شعری اور ادبی تاریخ ہے اس کا ایک نمایاں نام ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے جو شعر و ادب کی خدمت پر معمور لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ متحرک اگر کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ شہزاد بیگ ہے۔ ہمارے سینئر بھی ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی، کالم بہت اچھا۔ بیگ صاحب کا ایک حوالہ ہی جو ہے وہ انہیں تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ ہمہ وقت نئے سے نئے آئیڈیاز، نئے سے نئی تقاریب کے پلانز، اور فیصل آباد جیسے جسے ادبی مضافات کے حوالے سے جانا جاتا ہے شہر، اس میں پورے پاکستان سے اور آن لائن پوری دنیا سے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور پورا شہر اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ شعر و ادب کا بہت بڑا نام پروفیسر شبیر احمد قادری اتفاق سے آج موجود ہیں، وہ بھی ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ شہزاد بیگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ شبیر پروفیسر صاحب کہیے گا۔ شہزاد بیگ تقریباً 35 سے لے کے 40 تک سال ہو گئے، ایک طویل دورانیہ ہے۔ اس دوران ہمارے مراسم کی نوعیت گرچہ مختلف رہی لیکن ہمیشہ رہی، اور شہزاد بیگ کئی حوالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی سہولت کے لیے بیان کرنا چاہوں تو ان کا ایک شخصیت کا تخلیقی زاویہ ہے جس میں وہ شاعری کرتے ہیں، نثر لکھتے ہیں، اور دوسرا ان کی شخصیت کا جو بہت نمایاں پہلو ہے اور میں اس سے بہت متاثر بھی ہوں وہ ان کی انتظامی صلاحیتیں ہیں۔ بہت کم عمری میں انہوں نے یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو منوایا اور پوری دنیا میں خاص طور پہ پاکستان کے اہل قلم سے ان کے ذاتی روابط ہیں اور بڑے نمایاں لوگ ہیں جو ان کے حلقہ احباب کی زینت ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب چیئرمین شعبہ اردو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، سر کہیے گا کچھ۔ شہزاد بیگ صاحب کئی حوالوں سے فیصل آباد کا ایک معتبر نام ہے، وہ ادیب بھی ہیں، ادیب دوست ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں شعر و ادب کا جو گلدستہ ہے اس کا وہ رشتہ گیا ہے جس نے سب کو جوڑ رکھا ہے، یا اس گلدستے کے وہ خود گل سرسبد ہیں جو بہت نمایاں ہیں۔ بیگ صاحب کئی حیثیات سے ہمارے لیے قابل تعریف، قابل تقلید ہیں۔ غزل ہو، نظم ہو، نعت ہو، کالم ہو، ہر اعتبار سے ان کا قلم خوب چلتا ہے۔ دوست دار ہے اور دوستوں کے درمیان وجہ دوستی کہنا چاہیے۔ بڑی باغ و بہار شخصیت ہے اور ان سے فیصل آباد کی جو ادبی فضا ہے اس میں ایک تحرک اور تموج قائم رہتا ہے۔ شاعر، ادیب اور تمام شعری ذوق رکھنے والے لوگ یہ کافی حد تک رومان پسند ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ تو کبھی عشق کیا زندگی میں؟ سر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ میرا جو ذاتی نظریہ ہے، میں بے شک یہ کہتا رہوں کہ کوئی بھی شاعری عشق کے بغیر پروان نہیں چڑھتی، لیکن اس میں یہ بات کہنے کی حد تک تو درست ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ناکام عشق کی داستان ضرور رقم ہوتی ہے، اور وہی
जो इश्क की दास्तान थी मेरी शायरी का सबब बनी। डीओ एलिमेंट्री ऑफिस पहुँचे हैं। यहाँ प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी और कुछ शुरा मौजूद हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। डीओ सेकेंडरी प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब, उनके ऑफिस में हम मौजूद हैं। बहुत बड़े शायर हैं, नात पर बहुत काम किया। 19 किताबें नात पे आई हैं, यानी उनकी नात के जो उनका मजमूए हैं नातिया शायरी के, उसके 19 मजमूए आ चुके हैं, जिन पर 2 कौमी अवार्ड्स भी मिले हैं उन्हें। सीरत के कौमी सीरत अवार्ड। बहुत खूबसूरत नातें कही हैं। आज उनके व्यूज़ लेते हैं शहजाद बेग साहब के बारे में, कि वो उनको कब से जानते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी शायरी के बारे में क्या कहते हैं। सर कुछ कहिएगा। शहजाद बेग माशाल्लाह बज़ाहिर तो उम्र में छोटा लगता है, लेकिन सीजनड पर्सनैलिटी है। और फैसलाबाद की जो नात की कदीम तरीन तंजीमें हैं उनके बानियों में शामिल है ये जो बज़्म मोइन अदब, जिसके सरपरस्त आला पीर आसिफ बशीर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, ये उनके साथ बराबर में मौजूद थे। और फैसलाबाद के बहुत बड़े बड़े मुशायरों का इनाकात जो है वो इनकी जो सुपरविज़न है उसमें हुआ, जिसमें आप देखिए कि हफीज़ ताइब जैसे और जो कराची और लाहौर और फैसलाबाद से बहुत मशहूर नाम है वो उन मुशायरों में आते रहे हैं। और इसके अलावा फिर ये जो अकाई का इनका अदारा है वो बहुत कामयाब है। इनकी जो सुपरविज़न में नात की और दीगर लिटरेचर की किताबें प्रिंट हुई, उनको नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे पजीराई हासिल हुई। ख़ुद ये नात के बहुत अच्छे शायर हैं और इनकी एक नात बहुत मशहूर हुई है कि मेरे नबी ने हर गोशे में दस्तक दी। बहुत प्यारी जदीद लहजे की हामिल नामवर शायर कामरान रशीद मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। कामरान साहब कुछ कहिएगा शहजाद बेग के बारे में। शहजाद बेग से मेरा ताल्लुक़ तब से ही है जब से मैंने सरगोदा एजुकेशन बोर्ड छोड़ा और फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड में मैंने ज्वाइन कर लिया। ये मेरे पड़ोस में भी रहते थे। जिस तरह प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब ने जिक्र किया मजलिस मोइन अदब का, मैं शहजाद बेग साहब के साथ ही उस मजलिस मोइन अदब में शामिल हुआ हूँ। 20 साल मैं वहाँ सेक्रेटरी रहा। जितनी देर मैं सेक्रेटरी रहा हूँ बहुत अच्छे प्रोग्राम होते रहे हैं, अब भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं होते। अब मेरा वहाँ आना जाना ज़रा थोड़ा सा किसी वजह से कम हो गया। शहजाद बेग के 2-3 पहलू हैं जो मैंने देखा है। एक तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, ये बड़े अच्छे, और शायर हैं, नात लिखते हैं, गज़ल नज़म, और इसके अलावा पब्लिशर हैं। इशफाक बाबर साहब भी मौजूद हैं, बड़े मरूफ शायर हैं, बहुत मुनफरद लबो लहजे के शायर। कुछ बातें उनकी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद बेग से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं पहली दफ़ा हल्का बाब ज़ौक़ में आया था। उसी दिन मेरी अहमद फराज से मुलाकात हुई, उसी दिन मेरी शहजाद अहमद से मुलाकात हुई। तो शहजाद अहमद साहब की एक बात मुझे याद है, उसने कहा अगर मेरी याद आए तो शहजाद बेग से मिल लेना। शहजाद बेग ने नए आने वालों को बड़ा प्रमोट किया। मुझे बाकी लोगों को बड़े मुशायरे पढ़ाए और मुझे लाहौर में जो ख्वाब देखता है 2-3 ऐसे मुशायरे पढ़ाए यहाँ पर जो बड़ी लेवल की शायरी होती है। तो एक मैं बात ये भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने कुछ किताबें ऐसी भी छापी हैं जो शायर के पास पैसे नहीं थे लेकिन उन्होंने किताबें उनकी छाप दी हैं। ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का मैं गवाह हूँ कि वो शायर ने मुझे बताया कि शहजाद बेग ने पैसे लगाए हैं।
मलक फ़याज़ साहब के ऑफ़िस पहुँचे हैं, इल्म व अदब की सरपरस्ती करने वाले, शेर व अदब का ज़ौक़ रखने वाले और मौसीकी से गहरा शगफ़ रखने वाले। आइए मिलते हैं उनसे। मलक फ़याज़ साहब के अलावा पाकिस्तान के मुमताज़ शोरा यहाँ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक, शेर व अदब की दुनिया के एक बहुत ही मोहतरम नाम अशरफ यूसुफ़ी साहब। इसके अलावा पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी शायरा जिनकी शोहरत पाकिस्तान से बाहर भी बैनुल-अक़वामी हदों को क्रॉस कर चुकी है, मोहतरमा सफ़िया हयात साहबा। उनके व्यूज़ लेते हैं शहज़ाद बेग साहब के बारे में। अशरफ यूसुफ़ी साहब से आगाज़ करते हैं। जहाँ तक शहज़ाद बेग साहब का ज़िक्र है, वो आज के दुल्हा हैं इस बज़्म के। उन्होंने शहर में अकाई जो तंज़ीम है उसके हवाले से पहला कदम रखा और उस तंज़ीम को इतना कामयाब किया, इतने प्रोग्राम किए, बेशुमार अदीबों को। इस दौर में सबसे बड़ा अलमिया है ये है जहाँ मीडिया ने हमें फेसबुक पर या और हमें इकट्ठा किया है, वहाँ जो कुर्बतें करीब थीं उनको ख़त्म भी किया है। एक दूसरे से मिलाप से हम गए हैं। ये हल्का तो बना है कि हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी पढ़ लेता है। किसी दौर में ऐसा होता था कि हम फ़ोन करते थे गुलामाबाद वाले से कि तुम शहर आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, चाय पियेंगे, वहाँ बात करेंगे। वो रिश्ता टूट गया था। वो रिश्ता शहज़ाद बेग जैसे लोगों ने बहाल किया है। मलक फ़याज़ साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। शहज़ाद बेग साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। इन्होंने जितना इल्म और अदब की खिदमत की है, ये अगर कुछ ना भी लिखते तो इनका नाम रहना था। इन्होंने बहुत से पुराने दोस्तों से मिलवाया और ज़िंदा किए हुए इस काम को। ये अगर ये ना होते तो शायद अब तरी की सूरत हाल होती। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और ये काम करने की तौफीक दे। मोहतरमा सफ़िया हयात साहब, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। मैं इनका बहुत एहतराम करती हूँ। जब मैंने लायलपुर के तकरीबात में मैंने कदम रखा तो इन्होंने बहुत सारी किताबों की रोनुमाई ये करवाते थे, तो मुझे उस वक्त ये लगता था कि शायद इनकी जॉब ही ये है कि ये मुख्तलिफ़ अदब को प्रमोट कर रहे हैं। और किताब किसी शायर की, कहीं का वो होता है रहने वाला किसी और शहर का, लेकिन ये अपने शहर में ना सिर्फ उनको मुतारफ़ करवाते हैं बल्कि उनको वो इज़्ज़त और वो मुकाम देते हैं कि शायद उसको अपने शहर में भी नहीं वो इज़्ज़त मिली होती। तो शहज़ाद बेग साहब ने हम ख़वातीन का तकरीबात में आना निकलना बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन शहज़ाद बेग साहब ने इस तरीके से मिलते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि हम दौड़े चले आते हैं। तमाम ख़वातीन की आवाज़ एक आवाज़ पे जमा हो जाती हैं। बल्कि पूरे शहर में जितनी अदबी तकरीबात शहज़ाद बेग साहब करवाते हैं शायद ही कोई करवाता हो। बेग साहब, जो आपकी शायरी है ये मुआशरे का दुख दर्द है या इसमें आपकी ज़ात की झलक नुमाया होती है? शिकस्ता पेड़ के पत्तों को धोना चाहिए मुझको, अगर बारिश नहीं बरसी तो रोना चाहिए मुझको। मेरी शायरी में मेरे पूरे वजूद का जो निचोड़ है, जो आंसुओं का है, ये मुआशरे की देन है और मैं अपनी शायरी में इसे लुटाता रहता हूँ। शेख एजाज़ अहमद साहब के घर पहुँचे हैं। ये शेख एजाज़ अहमद साहब जो हैं ये प्रिंटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं, इसके अलावा ह्यूमन गाइड्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, ताजर रहनुमा हैं, अंजुमन ताजरान के सदर रहे हैं। शेर व अदब से बहुत ज़्यादा शगफ़ है इनको और बहुत ही हवाले हैं इनकी शख्सियत के। आइए मिलते हैं। शेख साहब, शहज़ाद बेग क्या कहेंगे? 35 साल का तल्लक, उम्र गुजर गई। शहज़ाद बेग को देखते हुए, सुनते हुए, शहज़ाद बेग की किताबें देखें, इंतहाई खूबसूरत शायरी उसमें इनका अंदर झलकता है।
शायरी दर हकीकत अपने इनर का ही बयान है। उसमें ये किस हद तक कामयाब हुए वो हर बंदे की इस हवाले से मुख्तलिफ राय है, एक सी राय नहीं हो सकती। मैंने बेग साहब को एक मुनफरिद शायर पाया। मेरा नहीं ख्याल ये किसी से मैच करते हैं। उसमें शायरी में ज़ौफ़ भी है, कुछ अशार बहुत मजबूत शायरी, कहीं कुछ कमी भी नज़र आती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंसान के मूड पर, इंसान किस कैफियत में किस मुशाहदे को बयान कर रहा है। कहीं मुशाहदा कमज़ोर भी होता है, कहीं हाफ़ज़ा साथ नहीं देता, कहीं लफ्ज़ नहीं जुड़ते। वो कहते हैं ना, कोई जो इंसान खुद करता है वो उसके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन होता है। किसी के कहे को वो नहीं सराहता, वो खुद के कहे को ही सराहता है। मेरा तो इनकी शायरी के हवाले से ये एक एहसास है। इन्होंने नात पर भी किताब लिखी। इनकी बहुत सारी खिदमात भी हैं शहर के हवाले से। इनकी शख्सियत के बारे में भी कुछ कहिएगा। ये मुस्तकिल मजाज नहीं है। मोहब्बत करते हैं तो टूट के करते हैं, दुश्मनी करते हैं तो करते हैं। कोई बात बुरी लगे तो बुरी लगी, उसका जवाब देना। मुनाफिकत नहीं करते नहीं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत दुनियावी ज़रूरियात से मुतासर होकर खुशामद तो कर ही लेता है बंदा। बेग साहब, आप मोहब्बत के प्रचार करते हैं मोहब्बत का, और मोहब्बत के फैलाव की फ़रोग़ की बात करते हैं, तलखियाँ मिटाने की बात करते हैं। आप नहीं समझते ज़्यादा शादियाँ करके आप ज़्यादा मोहब्बत फैला सकेंगे, ज़्यादा प्यार को प्रमोट कर सकेंगे और तलखियाँ कम हो सकेंगी? इसमें ये जहाँ तक तो हमारे माशरे की बात है कि जहाँ लड़कियों की जो तादाद है मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा दिल कभी इस पर नहीं आया। मैं जब दोस्तों से सुनता हूँ ने दूसरी शादी की है या तीसरी शादी की है, लेकिन मैं आज तक अपने आप को इस सिलसिले मुतमिन नहीं कर सका। मैं एक पर ही इत्तफाक करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और गुजार रहा हूँ। मकामी रेडियो स्टेशन पहुँचे जहाँ एक प्रोग्राम में शिरकत करना है शहजाद बेग साहब को। आइए आपको भी ले चलें। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका मस्त FM 103 के साथ भी जो है वो आप जुड़े हैं और यहाँ पे भी आप प्रोग्राम भी अपना करते हैं, और ख़ास करके जो कुछ इवेंट्स होते हैं जो पोइट्री के हवाले से या कोई ख़ास दिन होते हैं उसके लिए आप हमेशा ही कुछ ना कुछ लेके आते हैं, आपके गुलदस्ते में कुछ ना कुछ होता है, तो उस हवाले से कैसा लगता है आपको? मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। शहर के हवाले से आपकी जो खिदमात हैं ये सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी, और जेबी भाई मैंने भी यही सोचकर यही देखकर ही आपके साथ मोहब्बत का एक हाथ बढ़ाया था, और शहर के वो फूल मैं पेश करता हूँ जिनकी खुशबू पूरी दुनिया में फैले। नहायत ही काबिल एहतराम ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र डोगर साहब, आपने यकीनन जो है वो एक तो प्रोग्राम का ये चल रहा है आपका एक सेशन, लेकिन उसी के साथ साथ में आप शनासा हैं शहजाद बेग साहब की शख्सियत में, एक ऐसा इंसान जिसने जो ख़ुद शायर है, उनके लफ्ज़ जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियों को बदलते हैं, ख़याल बदलते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में न जाने कितने और ऐसे शोहरा कराम हैं जिनको शायर बनने में इन्होंने मददगार साबित हुए हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया है। यानी ये एक कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी लोगों के करियर के लिए भी और ख़ास करके इल्म अदब के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जाज़िब। शहजाद बेग साहब जो हैं इल्म अदब की इस तरह से सरपरस्ती करते हैं और इल्म अदब से वाबस्ता शख्सियात की कि उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतें खुलकर सामने आती हैं। तो मेरे नज़दीक ये एक वसीला बनते हैं बहुत बड़े लेवल पर
بہت ہی منفرد قسم کے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کا. تو یہ از خود بجائے خود یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ کتنے شعراء ہیں جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچے. باغ اجنا پہنچے ہیں جہاں کچھ وقت کے لیے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, دل بہلانے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ ان کو گرینری سے ان کو بہت شوق ہے گرینری دیکھنے کا, درختوں سے بڑی محبت ہے. آئیے آپ کو لے جائیں. اکثر باغ اجنا آتے جاتے رہتے ہیں؟ جی, جب دیکھتا ہوں کہ واقعی ضرورت ہے تو ضرور میں شام کو آتا ہوں اور ایک چکر لگاتا ہوں, سیر ہو کے گھر جاتا ہوں. تو یہ جو گرینری ہے اس کو دیکھنے آتے ہیں, اس کے دیکھنے خوبصورت درخت ہیں, ہریالی ہے, ایک کیسی تو لگتی ہے؟ نظر کے لیے بہت اچھی ہے, دوسرا جو دل میں جو موسم ہوتا ہے وہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. ہاں, تو اکیلے آتے ہیں؟ میں ظاہر اکیلا ہی آتا ہوں, آفس سے آتے ہوئے میں یہاں سے ہو کے پھر گھر جاتا ہوں. نہیں, تو آپ کے سپوز آپ کی مسز یا پھر کوئی اور بچوں نے وہ کچھ ساتھ اور نہیں ہوتا؟ الگ انہوں نے شیڈول بنایا ہوا ہے, شام کو بچے بھی آتے ہیں واک کر کے جاتے ہیں, لیکن میں شام کو کرتا ہوں. نہیں, آپ کی زندگی میں کوئی خواتین کم ہے میرا خیال. یہ شاعر ہونے کے حوالے سے میرے لیے ہمیشہ پرابلم رہی کہ تنہائی کا میں شکار رہا ہوں, لیکن دوستوں سے میری محبت میں کبھی فرق نہیں ہے. آپ باغ جناب میں آ کے بھی اتنے سنجیدہ کیوں ہیں, حالانکہ ارد گرد بہت رونق ہے؟ نہیں, اب تو ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں اور آپ کے ساتھ تو بہت خوش ہوں میں. اچھا, ویورز کے لیے کوئی پیغام؟ جہاں ہمارا معاشرہ جتنی ٹینشن میں ہے, محبتوں کے پیغام کو عام کریں تاکہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ کم ہو. ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس کو قبول کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو اتنی ٹف لائف ہے یہ محبت کی طرف آئے تاکہ ہمارے معاشرے میں تلخیاں کم ہو سکیں. کیا خوبصورت پیغام ہے, آپ نے سنا کہ محبت کو عام کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی تلخیاں ہیں اس کو کم کریں اور محبت کو عام کریں. سیاستدانوں کو بھی مشورہ دیا. ناظرین, یہ تھے شہزاد بیگ. آج ان کے ساتھ گزرنے والا وقت, ساری مصروفیت آپ نے دیکھی, صبح سے شام تک ان کے ساتھ رہے, آپ نے ان کی دن بھر کی مصروفیات دیکھی, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.